बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अभी हमारे पास जो STA 630 की असाइनमेंट आ चुकी है, हम उसका क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। स्प्रिंग 2022-3 की आपके पास फ़र्स्ट असाइनमेंट है ये। तो ये आपकी असाइनमेंट आपकी बाकी असाइनमेंट से थोड़ी डिफरेंट होती है। किस तरह से डिफरेंट होती है वो देख लेते हैं हम। मतलब कि अगर आपके पास जैसे कि अगर आप इससे पहले मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या आप किसी और प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चनिंग आती है वो आप सिंपल एक क्वेश्चन गिवन होता है और आपने उसको आंसर करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि क्या हो रहा है, आपके पास रिसर्च करनी है, आपने ऑब्जर्वेशन करनी है कि आपके पास क्या मेथडोलॉजी यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले आपके पास 17 मई इसकी लास्ट डेट है, लेकिन यहाँ पे इसके लास्ट पे ये लिखा हुआ है कि आपके पास 24 आवर्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अगर आप किसी वजह से अपनी असाइनमेंट को नहीं अपलोड कर सके तो। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है असाइनमेंट का? ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट का ये है कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़े हैं रिसर्च मेथड की बुक में। आपने उस वेरिएबल्स की जो टाइप्स पढ़ी हैं, आपके पास एक पैराग्राफ गिवन है, आपने उस पैराग्राफ के अंदर से उस जो टाइप्स गिवन है उनको बताना है कि किस टाइप में कौन सी वाला नेम आता है। आपने जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स की जो टाइप्स हैं वो हैं बेसिकली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटिंग एंड मीडिएटिंग वेरिएबल, जिसको एक और नेम भी होता है, अभी हम वो चेक करेंगे। वाइल कंडक्टिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च और रिव्यूइंग द लिटरेचर ऑन द सेम। ठीक है, अब आपने इसके अंदर से वेरिएबल्स की टाइप्स बता देनी है। फिर लर्निंग आउटकम्स में भी आपके पास आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस असाइनमेंट शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स वाइल कंडक्टिंग क्वांटिटेटिव रिव्यू। वही बात लिखी हुई है। ये सिंपल आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है असाइनमेंट का कि आपने इसके अंदर से 4 चीज़ें बतानी है। अब आपके पास इसके बाद एक पैराग्राफ गिवन है, आपने इस पैराग्राफ के अंदर से बताना है कि आपके पास डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल्स कौन से हैं। सिंपल आपने अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स देना है। तो सबसे पहले हम इसके वेरिएबल्स में देख लेते हैं कि हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटिंग किसको कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल एक ऐसी टर्म होती है जिसमें आपके पास चेंजिंग आती रहती हैं। चेंजिंग मतलब कि आपके पास ऊपर नीचे चीज़ें चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास आपके एग्ज़ाम का जो मार्क्स होते हैं वो कभी बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, तो वो आपके पास वैल्यूज़ ऊपर नीचे होती रहती हैं। देन आपके पास अगर आप हाइट की बात करें, आपके वेट की बात करें, अगर आपका पहले वेट जो है वो 60 kg था तो अब आपका 50 kg हो गया, तो ये वेरिएबल होता है। आपके पास चेंजिंग को कहते हैं वेरिएबल। इनकम आपकी पहले ज़्यादा थी तो अब कम हो गया, तो ये सारे वेरिएबल की टर्म्स में आती हैं। अब वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास सबसे पहले ये मैं आपके टॉपिक की तरफ चली गई हूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, देन हम अपने उसके पैराग्राफ की तरफ चलेंगे और उस पैराग्राफ के अंदर से छोटे से पैराग्राफ है उसको इजीली हम जो है वो समझ सकेंगे। अगर आप इसको समझ लेंगे देन पैराग्राफ हो जाएगा। देन सबसे पहले आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे के ऊपर अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, अब हम यहाँ पे किसको कहेंगे हम देख लेते हैं। जैसा कि अगर आपके पास ओके इसको ज़रा ऐसे करते हैं। अच्छा, आप डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? जैसे कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है y=x का स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ये अब आपके पास एक इक्वेशन है। अब आपने क्या करना है, अब हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ अगर इस पर पुट करते हैं, मैं अगर x 1 पुट करती हूँ तो y=1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2, y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो x 1 पुट करने से मेरे पास y 3 आया। अगर मैं x 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2x है, तो 2 × 2 4, तो मेरे पास आंसर क्या आ चुका है 8। तो देखें जब मैंने x 1 पुट किया तो y 3 आया, जब मैंने x 2 पुट किया तो y 8 आया। इस तरह देखें अब मेरा x की वैल्यू चेंज करने से मेरा y भी चेंज हो रहा है, मतलब कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। ये मैंने मैथमेटिक्स के थ्रू एक एग्जांपल दे दी। तो ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है तो उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे मेरे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। तो वेरिएबल दैट डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स दैट आर मेजर्ड। आप फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट और सेल्स, आप जितनी ज़्यादा आपके पास एडवर्टीजमेंट होगी
आपके पास इश्तिहारात जितने ज़्यादा हैं और अगर उनकी सेल भी उतनी ज़्यादा होती है, तो अब आपके पास एडवर्टीज़मेंट डिपेंड कर रही है किसी चीज़ के ऊपर, तो आपके पास जो सेल होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और एडवर्टीज़मेंट आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में हो जाएगी। एंड देन आपके पास एक फैक्टर दे दिया, जैसे मैंने आपको वाई और उसकी एग्जांपल दी थी एक्स की, तो वहाँ पे भी आपके पास कंज्यूम जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी और इनकम जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी, और यहाँ पे भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल का केस बन जाएगा। दैन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो दूसरों के ऊपर अफेक्ट नहीं करता है, मतलब जो दूसरों पे डिपेंड ही नहीं करता। तो जैसा कि मैंने एक्स की एग्जांपल ली थी, वो डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर जैसे आपके पास प्राइस और डिमांड की है, तो अगर आपके पास अगर आप किसी चीज़ की प्राइस जितनी ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपकी डिमांड कम होती जाएगी, तो डिमांड कम होने से आपकी चीज़ें थोड़ी बिकेंगी, सामान आपका उधर ही पड़ा रहेगा, तो आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो बन जाएगा। तो इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट टाइप है इसकी, वो है मॉडरेटिंग वेरिएबल। वो वेरिएबल है जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में लाई करता है। The term refers to the variable that can strengthen, diminish, negate, or otherwise alter the association between independent and dependent variable. अब आपके पास एक लाइब्रेरी है और अब आपके पास स्टूडेंट परफॉर्मेंस है। अब लाइब्रेरी है वो एक बहुत अच्छी हाई परफॉर्मेंस की लाइब्रेरी है, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पर आकर स्टडी करते हैं। तो अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, अब आपके पास एक ऐसा टाइम भी आएगा जहाँ पर स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में आना मॉडरेट वैल्यू हो जाएगी उसकी, तो उसे हम कहेंगे मॉडरेटिंग वेरिएबल। दैन द लास्ट टाइप इज़ मीडिएटिंग और इंटरवेनिंग वेरिएबल, जिसको कहते हैं। मीडिएटिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में लिंक प्रोड्यूस करता है। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी की उन्होंने एग्जांपल ली है और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की, मतलब कि आपके पास एक डाइवर्सिटी है और वहाँ पर आपके पास एक टीम वर्क हो रहा है, एंड देन अब ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टीम वर्क हो रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और अगर वहाँ पे टीम वर्क जो है वो थोड़ा नॉर्मल है, तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन पे जो इफेक्ट है वो उसका रेट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो क्रिएटिविटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने ज़्यादा मीडिएटिंग वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएंगी। अपने टॉपिक पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अब पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा हुआ है, सिंपल एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं, देन मैं आपको साथ साथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सारे वेरिएबल्स बताती होंगी। ग्लोबल क्लाइमेट इज़ चेंजिंग रैपिडली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब आपका जो क्लाइमेट है, आबो हवा है, वो इंसानी एक्टिविटीज़ की वजह से चेंज हो रही है। और इंसान कौन सी सरगर्मियाँ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो फोसल्स फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशंस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जब आप इतना ज़्यादा गंद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका आबो हवा भी चेंज होगी, गंदगी हो जाएगी आबो हवा में। देन अब ये इन सब की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड अदर इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। सच ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव एडवर्सली एक्सेलरेटेड द ग्लोबल क्लाइमेट। अब इसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजिंग आ रही है। अब यहाँ से ही आप देख सकते हैं कि इंसान ह्यूमन एक्टिविटीज़ करने की वजह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट का चेंज होना, अब हम किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड या इंडिपेंडेंट वाली एक्टिविटी आप यहाँ से इन दो लाइनों से ढूंढ सकते हैं। आप ढूंढें, तब तक मैं अपना नेक्स्ट देखती हूँ। एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर। इन एक्टिविटीज़ की वजह से आपके पास क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो रही हैं। ट्रैप हीट एंड काज आर टेम्परेचर टू राइज इफ़ अल्टीमेटली एडवर्सली इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज मोर ओवर एज कंट्रीज डेवलप इकोनॉमिकली। यहाँ तक तो आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मोर ओवर as countries develop economically they often increase their energy consumption which can lead to higher greenhouse gases emission which can also adversely impact climate change। अब जो इकोनॉमिकल कंट्रीज़ हैं, जो बहुत डेवलप कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा एनर्जी के यूज़ की वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन हो रही है और क्लाइमेट का चेंज आ रहा है। दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन आल्सो प्ले ए रोल इन रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबल क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेवरथलेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन आल्सो लीड टू अडॉप्शन ऑफ क्लीनर technologies and more sustainable practices. Technological advancement
कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ अ रीजन। अब आपके पास जो नेक्स्ट मैंने पैराग्राफ पढ़ा, मोर ओवर एज कंट्रीज डेवलप इकोनॉमिकली से लेकर नेक्स्ट अब यहाँ तक ह्यूमन एक्टिविटीज़, ग्लोबल क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ तक, यहाँ तक आपके पास अपना नेक्स्ट वेरिएबल इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन जो लास्ट वेरिएबल है वो आपके पास लास्ट 2 लाइन्स में आ जाता है। अब आप देखें ह्यूमन एक्टिविटीज़ और जो आपके पास क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट था, अब इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इंसान के क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स हो रहे हैं तो आपके पास आपके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा और हम कहेंगे कि गर्मी हो गई है। तो क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से इंसान के लाइफ पे भी जो है वो असर पड़ रहा है। तो इंसान ह्यूमन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि आपके पास जो क्लाइमेट है वो यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपके पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन इसीलिए सबसे पहले पढ़ी। देन नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है, जो उन दोनों के दरमियान में लिंक प्रोड्यूस करता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान में, वो आपके पास क्या बनता है। हमने यहाँ पे देखा था कंट्रीज़ डेवलप इकनॉमिकली, एनर्जी कंजम्पशन हो रही है इकनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। तो इकनॉमिक जो डेवलपमेंट हो रही है उसकी वजह से आपके पास जो दोनों के दरमियान में लिंक प्रोड्यूस हो रहा है। देखें यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास इकनॉमिक डेवलपमेंट कैन आल्सो प्ले ए रोल इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड ग्लोबल क्लाइमेट। तो आपके पूरे पैराग्राफ के अंदर आगे ही आंसर मौजूद है। तो इकनॉमिक डेवलपमेंट आपके पास एक मॉडरेटिंग वेरिएबल हो गया। देन द लास्ट वन वेरिएबल हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आपके पास लास्ट पे जो लास्ट वेरिएबल था मीडिएटिंग वेरिएबल, वो नहीं भी है यहाँ पे। वो यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे नो मीडिएटिंग वेरिएबल है। और इसकी एक और मेन रीज़न है, वो भी देख लेते हैं। एक रीज़न तो यही है कि आपके पास क्लाइमेट और उसके अंदर रिलेशनशिप आ रहा है और वो दोनों के को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो उन्होंने कहा है कि स्ट्रेंथ, इन दोनों के रिलेशनशिप में जो है वो स्ट्रेंथ, मजबूती आ रही है। ग्लोबल क्लाइमेट, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है वैसे वैसे इंसान उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये आपके पास एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपके पास एक मीडिएटिंग वेरिएबल बन सकता है। अगर आप चाहें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लिख लें, नहीं तो आप कह सकते हैं कि नो मीडिएटिंग वेरिएबल। इस सिनेरियो में हमारे पास कोई भी मीडिएटिंग वेरिएबल नहीं निकला। अब आपके पास बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी यू रिक्वायर टू आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम टॉपिक नंबर 6। देन यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन लिख दिया। इंडिपेंडेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, डिपेंडेंट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके पास मॉडरेटिंग वेरिएबल है, और मीडिएटिंग वेरिएबल आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लिख लें या आप लिख लें नो मीडिएटिंग वेरिएबल, क्योंकि एक रिलेशनशिप भी आ रहा है और वो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि वो क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ आपके इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं, आपके स्ट्रेंथ भी प्रोड्यूस हो रही है उनसे। दैन लास्ट पे उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि प्लेजरिज्म होगा आपके पास, प्लेजरिज्म चेक होगा फ्रॉम इंटरनेट विल रिजल्ट इन 0 मार्क्स, ट्राई टू कम अप विद प्रिसाइज एंड ओरिजिनल आंसर एंड इरेलेवेंट मटेरियल नहीं लिखें। जितना आपके पास ये बॉक्सेस गिवन है बस आपने इसी के अंदर अपना आंसर लिखना है और मज़ीद आंसर नहीं लिखना है। दैन एनी सबमिशन मेड वाया ईमेल आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। फ़ॉन्ट स्टाइल आपने टाइम्स न्यू रोमान और एरियल यूज़ करना है और फ़ॉन्ट साइज़ आपका 12 होना चाहिए। MS वर्ड में आपने अपलोड करनी है, ब्लैक कलर यूज़ करना है। देन रूल्स फॉर मार्किंग, इट इज़ सबमिटेड आफ्टर द ड्यू डेट 0 मार्क्स मिलेंगे। द फाइल अपलोडेड डज नॉट ओपन और करप्ट इट इज़ एनी फॉर्मेट टू MS वर्ड और ओपन ऑफिस। इसके अलावा आपने MS वर्ड के अलावा किसी और फॉर्मेट में अपलोड करनी। इट इज़ चीटेड और कॉपीड फ्रॉम अदर स्टूडेंट, इंटरनेट, बुक्स, जर्नल्स, तो आपके पास 0 मार्क्स होंगे। 24 आवर्स एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड आपके पास ड्यू डेट के बाद मिलेगा। अगर आप किसी वजह से अपलोड नहीं कर सकते तो आपके वहाँ पे लिखा हुआ है लोड शेडिंग की वजह से जो है वो आजकल कंट्री के कंडीशंस भी ऐसी चल रही हैं। तो अगर आप किसी वजह से नहीं अपलोड कर पाते तो आपके पास 17 मई के बाद एक डे एक्स्ट्रा होगा, आप अपनी असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी असाइनमेंट। आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई मिस्टेक हुई, कहीं पे मेरे से कोई गलती होगी तो
आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उस गलती को ठीक करने की कोशिश करूँगी। देन छोटी सी असाइनमेंट है, आपने बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी स्टूडेंट सबमिटिंग सोल्यूशन इन फॉर्मेट अदर देन गिवन बिलो विल बी मार्क 0। तो आपने इसी टेबल के अंदर अपने आंसर को एक्सप्लेन कर देना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।